डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा निम्मी पैटर्न पर आधारित सेकेंड ईयर मैथ पर है। हम डेली 15 से 20 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का नियम क्या है, कब वही कह रहा है कि विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन ए है फ्रिक्शन फोर्स इज independent over the area and shape of contacting surfaces। देखिए, इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले तो क्वेश्चन यह है कि इनमें से निम्न में से कौन सा घर्षण का नियम को निरूपित करता है या घर्षण के नियम को बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। जो घर्षण बल होता है कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस के एरिया यानी क्षेत्रफल तथा कॉन्टैक्ट पर या आकार पर निर्भर नहीं करता। सेकेंड ऑप्शन देखिए, कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स is inversely proportional to the normal reaction। यानी कह रहा है कि जो घर्षण बल है वह नॉर्मल रिएक्शन के व्युत्क्रमानुपाती है। थर्ड ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स in the same direction of motion, यानी गति के समान दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। चौथा ऑप्शन देखिए, कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स is not dependent on nature of contacting surface। तो देखिए क्या क्या चीजें दी गई है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण के नियम को निम्न में से कौन सा निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, यह हो सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, जबकि होता क्या है फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल आपके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल है जो किसी भी पिंड की जो गति की दिशा है, कह रहा है कि डायरेक्टली समानुपाती होता है या उसी डायरेक्शन में होता है, जबकि घर्षण बल क्या होता है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, जबकि ये गलत दिया है। जब कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस मान लीजिए या कोई प्लेन है, दूसरा प्लेन इस पे है, तो घर्षण बल दोनों के सतह पर जो लगेगा, एक दूसरे के बीच जो घर्षण बल लगेगा, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस यानी किस सरफेस पे एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स से संबंधित या फ्रिक्शन चैप्टर से संबंधित जो भी यहाँ पे सवाल करवाए जाएंगे या जो सभी आपके निम्न पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन बैंक पर या भारत स्किल के क्वेश्चन बैंक पे दिया है, सब उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन
ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, what is the direction of friction force against a motional object, यानी कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट है जो गतिमान है, तो उस पिंड पे जो घर्षण बल की दिशा होगी वह क्या होगी हमें बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए, इंक्लाइंड टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की दिशा में होगा, ऑब्जेक्ट के सब पैरेलल होगा या ऑब्जेक्ट के दिशा में होगा। अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी पिंड के विपरीत दिशा में होगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, कह रहा है पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, यानी पिंड के समांतर होगा। और चौथा ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट पिंड है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंबवत होगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट, तो होगा क्या, जो फ्रिक्शन फोर्स या जब कोई पिंड गतिमान अवस्था में होती है तो उस पिंड और उस सरफेस या सतह के बीच जो घर्षण बल लगेगा उस पिंड की गति के विपरीत दिशा में लगेगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन between contact surfaces, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए है पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स को क्या कहते हैं, खिंचाव बल, जिस बल से किसी पिंड को हम खींच रहे हैं वह होता है पुलिंग फोर्स। सेकेंड है पुशिंग फोर्स, यानी धक्का, थ्रस्ट, किसी पिंड पे हम थ्रस्ट दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और डी है आपका एलाइड फोर्स, एलाइड फोर्स। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस, तो कौन सा बल नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्ट समानुपाती होता है, तो वह होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली समानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपके यहाँ फ्रिक्शन से संबंधित सब कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल पे आधारित है, तो अभी तक कैलकुलेशन पर आधारित एक भी सवाल नहीं मिला। तो इसमें चांस यह है कि अधिक से अधिक आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल आपके पेपर में देखने को मिले। फोर्थ देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following act in between the wheels and roads, wheels यानी पहिया, roads यानी सड़क, if vehicles are able to run on the road, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बल पहिया और रोड के बीच कार्य करेगा जब व्हीकल रोड पर चलने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन ये देखिए, कह रहा है फ्रिक्शन। ऑप्शन बी कह रहा है आपका कोरोजन। ऑप्शन सी कह रहा है इरोजन और ऑप्शन डी है आपका मोशन। तो
तो देखिए जब कोई गाड़ी या कोई व्हीकल जब रोड पे चलता है तो वहां पे उस गाड़ी के गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा जिसे कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, यानी ऐसा घर्षण कौन सा है जो हमारे लिए यूजफुल है, लाभकारी है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है रिंग्स इन द सिलेंडर, रिंग्स इन द सिलेंडर। बी है क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग्स। थर्ड देखिए कर व्हील हब बियरिंग, व्हील हब बियरिंग। और डी है आपका ब्रेक शू लीनिंग, ब्रेक शू लीनिंग। ठीक है, तो सवाल क्या है, सवाल कर रहा है कि विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, तो हमारे लिए कौन सा यूजफुल फ्रिक्शन है, कौन सा घर्षण हमारे लिए लाभकारी है। तो रिंग्स इन द सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग। रिंग इन द सिलेंडर, जैसे सिलेंडर में जो रिंग लगा होता है वहां पे घर्षण होगा, घर्षण की वजह से लॉसेज होंगे, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं। क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, वहां भी लॉसेज होगा। व्हील हब बियरिंग, यहाँ भी लॉसेज होगा। ब्रेक शू लीनिंग, ब्रेक शू लीनिंग यानी कह सकते हैं कि जो साइकिल या व्हीकल होता है तो उसके रिंग और ब्रेक के बीच में एक हम पोल शू लगाते हैं जो रबड़ का बना होता है, उसे हम कहते हैं ब्रेक शू। ब्रेक शू का काम यही है कि हमारे गाड़ी को या हमारे व्हीकल को या हमारे साइकिल को यह क्या करता है, रोक देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो घर्षण पर जितने भी आधारित क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, तो इसको ध्यान से आप देखते जाइए और हर क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी लॉजिक है उसे समझते जाइए। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। अब देखिए इसके पहले था कि यूजफुल फ्रिक्शन जो हमारे लिए लाभकारी है, कह रहा है विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए रेयर एक्सल गियर, रेयर एक्सल गियर। बी देखिए टायर्स ऑन द फ्लोर, टायर्स ऑन द फ्लोर। सी ऑप्शन देखिए करा ब्रेक शू लीनिंग, ब्रेक शू लीनिंग। और डी है क्लच लीनिंग। तो देखिए अगर यह सवाल होता विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, तो वहां पे क्या होता है, ब्रेक शू लीनिंग। ठीक है, ब्रेक शू लीनिंग। अभी वेस्टफुल कह रहा है, तो वेस्टफुल जो होता है रियर एक्सल गियर जो है, यह हमारे लिए क्या है, वेस्टफुल है, लाभकारी नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा which is depends on the frictional force, यानी कौन सा घर्षण बल पे निर्भर करता है, हमको बताना है। तो ऑप्शन देखिए कह रहा है टायर, टाइप ऑफ मेटल्स, सॉरी टाइप ऑफ मेटल्स। बी देखिए कॉन्टेक्ट सरफेसेस, कॉन्टेक्ट सरफेसेस। सी ऑप्शन दिया है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ कॉन्टेक्टिंग मेटल्स, किसी भी मेटल का कितना भाग कांटेक्ट बना रहा है किसी भी सतह पर। और डी है आपका क्वालिटी ऑफ मेटल्स, किस टाइप का मेटल्स हम यूज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे जो होगा यह होगा कांटेक्ट सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल निर्भर करता है। 8 नंबर देखिए कह रहा है कि हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is expressed
इज एक्सप्रेस्ड, यानी कहने का मतलब यह है कि घर्षण बल को हम कैसे निरूपित करते हैं। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, यानी बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, यह पूछ रहा है। बी देखिए, इट इज द रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया का अनुपात हो सकता है, यह पूछ रहा है। सी नंबर देखिए, कह रहा है कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, इट इज द रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात को क्या हम घर्षण गुणांक कहेंगे, यह पूछ रहा है। डी नंबर देखो, कह रहा है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वेट, द रेशियो ऑफ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी भार और अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक कहेंगे। तो जो घर्षण गुणांक होता है वह होता है म्यू बराबर F/R, यानी घर्षण बल यह होता है आपका घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक कहते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा बेसिक टाइप का क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा और सब कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल पर आधारित है। अभी न्यूमेरिकल पर या कह सकते हैं कैलकुलेशन बेस एक भी सवाल हमें देखने को नहीं मिला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 9 कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला, what is the formula to find the coefficient of friction, to find the coefficient of friction, घर्षण गुणांक का क्या फार्मूला है हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है म्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डब्ल्यू, बी है म्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एफ, सी है आपका म्यू इज इक्वल टू आर बाई डब्ल्यू और डी है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। तो हमें जो फार्मूला पता है कि घर्षण बल व समानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अब कोई पिंड मान लीजिए यहाँ पर स्थित है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, तो उस पिंड का भार का क्या करेगा, उस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हम R बराबर mg लिख सकते हैं। तो R के जगह पे हम mg लिख दें, mg क्या है, वेट है। तो हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल W, और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो नया नियतांक म्यू आता है, म्यू इंटू डब्ल्यू। तो म्यू बराबर हो गया F बाई डब्ल्यू के बराबर। तो यानी जो सही आंसर होगा वह इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। कैसे आया यहाँ पे कि किसी पिंड को हम किसी सतह पे रख दिए तो उस पिंड का जो नॉर्मल रिएक्शन है सतह के अपवर्ड वर्टिकल काम करेगा और उस पिंड का जो वेट है वह डाउनवर्थ काम करेगा और दोनों को बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमारा वेट को, पिंड के वेट को बैलेंस करेगा। यह भी देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल था। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है कि विच सिंबल इज यूज्ड, विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है। तो उसी को पूछ रहा है किस सिंबल से हम लोग इसको दिखाएंगे। पहला अल्फा, दूसरा दिया म्यू, तीसरा दिया है बीटा और चौथा दिया है गामा। ठीक है, तो देखिए अभी पीछे हम देखे हैं यहाँ पर म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे दिखाया गया है? म्यू से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर करा कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन, किस प्रकार का घर्षण इज कॉल्ड if two objects are in contact at rest। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी जब कोई पिंड फिसल रहा है उस अवस्था में पिंड के फिसलने की विपरीत दिशा में जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग कहने का मतलब यह है कि लुढ़कने वाली अवस्था, जब कोई पिंड लुढ़क रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में जो फ्रिक्शन कार्य करेगा उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई पिंड स्थिर अवस्था में है उसके सतह पर जो घर्षण बल कार्य करेगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और डी है एंगुलर फ्रिक्शन। एंगुलर फ्रिक्शन, तो देखिए जब कोई पिंड किसी सतह पर स्थिर अवस्था में है तो वहां पे एक घर्षण बल कार्य करेगा, वह घर्षण बल क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थिर घर्षण, स्थिर घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन को समझते जाइए। नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे आपको ऑप्शन सॉल्व करवाया जा रहा है। अब देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब एक कथन दिया है, कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आप उसे बताइए। ऑप्शन देखिए, करा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इज इक्वल स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कह सकते हैं सीमांत घर्षण बल का मान आपका लुढ़कने की अवस्था में, स्लाइड करने की अवस्था पे घर्षण बल के मान के क्या होता है? बराबर होता है। सेकंड देखिए कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन, रोल यानी लुढ़कने की अवस्था, स्लाइड यानी फिसलने की अवस्था, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी लुढ़कने की जो अवस्था है वह फिसलने की अवस्था के घर्षण से है क्या आपका अधिक है। ठीक है। थर्ड देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सीमांत घर्षण, वह अवस्था जैसे कोई पिंड गतिमान होने वाली हो। ठीक है। और डी कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। सीमांत घर्षण बल का मान क्या होगा? लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड यानी फिसलने की अवस्था और रोलिंग यानी लुढ़कने की अवस्था। तो देखिए यहाँ पे जो होगा विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो कह रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी स्लाइड यानी कह सकते हैं कि जो फिसलने की अवस्था है या फिसलने के दौरान जो घर्षण का मान है वह आपका सीमांत घर्षण के मान के क्या होगा? कम होगा। 13 नंबर देखिए
करा कि व्हाट इज द फार्मूला, what is the formula to find the force if the object is just move up to plane। कह रहा है कि जब कोई पिंड जस्ट मूव करने वाली हो किसी प्लेन पर, आनत तल पर, तो उस स्थिति में उस पर जो फोर्स, इफ द फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो ऑप्शन ए है W क्या है, वेट साइन थीटा माइनस फाई, यानी थीटा वह कोण है जिस कोण पर हमारा पिंड स्थित है। अब बी हो गया W इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई, अब यहाँ पे है कास फाई, ठीक है। थर्ड देखिए, कर W साइन थीटा प्लस फाई अपान साइन फाई, ठीक है। और लास्ट दिया है W कास थीटा प्लस फाई अपान कास फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, देखिए थीटा क्या है, थीटा वह कोण है जिस प्लेन पर, यार कह सकते हैं थीटा हमारा हो गया mg cos थीटा, ठीक है। यानी जो कोई पिंड हमारा किसी प्लेन पर रखा गया है तो उस प्लेन के वेट और उसके हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक के बीच का जो कोण है वह थीटा है, और फाई वह कोण है जितने प्लेन पर या जिस प्लेन पर हमारा वह क्षैतिज से हमारा वह प्लेन का जो बीच का कोण है वह फाई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा बी, W इज इक्वल टू W साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कास फाई इज द फार्मूला विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस ऑन द प्लेन। किसी प्लेन पर कोई पिंड स्थित है और जस्ट मूव करने वाली हो, तो उस स्थिति में जो पिंड पर लगने वाला बल होगा वह होगा W साइन थीटा प्लस फाई अपन कास फाई के बराबर। तो यह भी देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल फ्रिक्शन, विच एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण कोण किसे कहेंगे। देखिए एक फार्मूला दिया है, तो मान लीजिए प्लेन है, प्लेन का वेट क्या है, नीचे कार्य करेगा जिसे W कहेंगे। इसका जो रिजल्टेंट या रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, या ऊपर की तरह कार्य करेगा। घर्षण बल जो होगा वह इस दिशा में कार्य करेगा, और पुलिंग फोर्स जो खिंचाव बल है वह P इस दिशा में है। तो हमें मालूम है कि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल हमेशा पुलिंग फोर्स के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो इन दोनों का जो परिणामी है फोर्स S इधर हो गया, तो इसके बीच का यह जो कोण है आपका, यह कोण आपका जो होगा यह घर्षण कोण होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है एंगल FOS, दूसरा ऑप्शन दिया है एंगल ROS, तीसरा ऑप्शन दिया है एंगल POS, और चौथा ऑप्शन दिया है एंगल ROF। तो देखिए जो घर्षण कोण होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, वह R, ये O पॉइंट मान लीजिए, ROS के बराबर होगा। तो एंगल ROS बी वाला सही और करेक्ट आंसर है। 15 नंबर देखिए, कह रहा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस थीटा, कह रहा है कि घर्षण गुणांक क्या होगा जबकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण का मान थीटा है। तो कह रहा है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, और चौथा है कॉट थीटा के बराबर। तो जो घर्षण गुणांक होता है उसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर होता है टेन थीटा के बराबर,
ठीक है। म्यू बराबर होता है टेन थीटा के बराबर। अब इसको हम और बराबर लिख सकते हैं, म्यू बराबर टेन थीटा और म्यू बराबर क्या होता है बाई आर। देखिए यहाँ पे तीन रिलेशन आपको मिल गया एक ही समीकरण से, म्यू बराबर टेन थीटा, म्यू बराबर है बाई आर। तो यहाँ जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से 15 क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे ही आपको डेली यह क्वेश्चन का सीरीज 15 से 20 क्वेश्चन का सीरीज डेली मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।